हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। और जो भी स्टूडेंट जिन लोगों ने भी पार्ट 1 को नहीं देखा है, पहले आप वो समझिए, उसके बाद आप पार्ट 2 देखिएगा। इनबॉक्स में आज मैंने देखा कि कई स्टूडेंट्स कह रहे थे सर न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के या ऑप्शनल क्वेश्चन बिल्कुल करेंगे। एक कंप्लीट थ्योरी का टॉपिक मुझे कंप्लीट करने दीजिए, पूरा करने दीजिए। एक सेपरेट वीडियो बनेगा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चन सारे कंप्लीट करेंगे। कल एक केमिस्ट्री का भी वीडियो आने वाला है, तो कई स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर केमिस्ट्री का वीडियो, केमिस्ट्री की क्लास मैं ही लूंगा आप लोगों की, और कल उसका एक वीडियो आ जाएगा, डेमो वीडियो। आप जुड़े रहिए। और हम इस लेक्चर को जो कंटिन्यू कर रहे हैं तो सभी को अच्छे से ध्यान देके थ्योरी समझना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, आपको न्यूमेरिकल या ऑब्जेक्टिव में पक्का प्रॉब्लम आएगी। आप रट तो नहीं सकते, आप चीज़ों को समझिए, बेहतर होगा। तो कंटिन्यू करते हैं। हमने डिस्कस किया था एमीटर। एमीटर क्या होता है स्टूडेंट? एमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है या यंत्र होता है जिससे विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। कैसे मेजर करेंगे? एक हमने सपोज एक कंडक्टर में एक लिया बल्ब, ये बल्ब का सिंबल है स्टूडेंट, और अब इस पे विद्युत धारा मेजर करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए एक एमीटर लगाया। अब करंट कहां से मिलेगा? सोर्स से। हमने यहाँ पे सोर्स प्रोवाइड किया, बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव और छोटा टर्मिनल नेगेटिव। बहुत ध्यान से थ्योरी को समझना है। अब यहाँ पॉजिटिव से करंट यहाँ पे निकलता है और किस तरफ जाएगा? नेगेटिव की तरफ। यहाँ पे ये करंट आ गया नेगेटिव की तरफ। अब क्या ध्यान देना है स्टूडेंट कि जो करंट है पहले कहां एंट्री ले रहा है? एमीटर के पॉजिटिव में एंट्री पहले ले रहा है। और यहां प्रॉपर्टीज हैं कुछ एमीटर की, कुछ प्रॉपर्टीज। नंबर 1, एमीटर जो होता है हमेशा कहां कनेक्टेड रहता है? सीरीज या श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। कैसे समझेंगे आप सीरीज में है? देखिए, जब आप करंट फ्लो करा रहे हैं, मान लीजिए आई अमाउंट का करंट है, तो वो सेम करंट एमीटर में जा रहा है, वही करंट किस में फ्लो हो रहा है? बल्ब में। ये सीरीज में होता है। जब भी करंट की वैल्यू अगर सेम है एमीटर से भी और बल्ब से भी, तो हम कहेंगे कि भाई वो दोनों जो हैं, कौन कौन? बल्ब और एमीटर दोनों किस में है? सीरीज में है। सेकेंड प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो होगा किसका? एमीटर के बारे में बात करें, एमीटर का, वो लो होगा। हम कह सकते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध जो होगा निम्न होगा। यहां से ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? हाई होता है, लो होता है, जीरो होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आप कंसेप्ट को समझिएगा। तो रेजिस्टेंस लो होता है। और ध्यान देने वाली बात यह कि रेजिस्टेंस तो अभी तक हम लोग डिस्कस किए ही नहीं है, तो करेंगे ना डिस्कस आगे। तो आप तब तक के लिए समझिए कि एमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है। और हम रेजिस्टेंस और सारी चीजों को अभी डिस्कस करने वाले हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। सपोज एक जॉइंट है, जोड़ या जंक्शन है, यहां पे डिफरेंट करंट, 10 एम्पियर करंट का एसआई यूनिट बोलिए क्या है? एम्पियर। नेक्स्ट है यहां पे जो करंट है वो है 2 एम्पियर। करंट की वैल्यू जो है यहां पे हमने बोला 5 एम्पियर। सपोज यहां पे जो करंट है ये अननोन है, हमें नहीं मालूम, अननोन करंट, इसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम है, कैलकुलेट करना है। यहां करंट की जो वैल्यू है वो है 4 एम्पियर। 4 एम्पियर। अब यहां पे एक फंडामेंटल क्या होता है? एट जंक्शन यानी जोड़ पर टोटल इनकमिंग करंट, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। इसको कैसे समझ सकते हैं स्टूडेंट कि एक जॉइंट पे अंदर आने वाले करंट का जो सम है, जोड़ है, और बाहर जाने वाले करंट का सम क्या होता है? इक्वल होता है। अंदर कौन कौन सी करंट आ रही है जल्दी बताइए। यहां पे क्या आ रहा है? 10 एम्पियर प्लस अंदर और कौन आ रहा है? 2 एम्पियर। और भी कोई करंट है क्या? नहीं। नेक्स्ट बाहर जाने वाली करंट कौन है? 5 एम्पियर प्लस नेक्स्ट कौन है? 4 एम्पियर
प्लस बाहर जाने वाली ये करंट कौन सी है, सपोज मैंने इसको I बोल दिया, जिसको कैलकुलेट करना है, तो यहां पे बाहर जाने वाली करंट है I, इसलिए मैंने इसको यहां पे आउटगोइंग करंट में ऐड किया। 5 + 4 9, ये हो जाएगा 12, सब्ट्रैक्ट करोगे I की वैल्यू क्या आएगी 3 एम्पियर। ये करंट का एक छोटा सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में विद्युत विभव। विद्युत विभव पढ़ते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो आपने ये पढ़ा है कि भाई विद्युत धारा जो है वो फ्लो करता है, लेकिन किसके कारण? विद्युत धारा कब फ्लो करता है या करंट कब फ्लो करता है? जब चार्ज फ्लो करता है। कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रॉन। अब क्या समझते हैं कि अच्छा चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि भाई पानी जो होता है वाटर, वो किस तरफ फ्लो करता है? तो हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट की तरफ, यानी जो ऊंचे सिरे से नीचे सिरे की तरफ नेचुरली। दूसरा आप ऐसे समझ सकते हैं कि हीट या ऊष्मा कहां फ्लो करती है? हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। वैसे ही करंट कहां फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल से कहां? लो पोटेंशियल की तरफ। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर ना हो तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहां पे ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे कंसेप्ट्स को मैं यहां डिवाइड करके आपको पढ़ाऊंगा, आप ध्यान दीजिएगा। पहला टॉपिक ये जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या हम कहेंगे इसको विद्युत विभव। थ्योरेटिकली इसको समझते हैं स्टूडेंट, विद्युत विभव या पोटेंशियल को किससे डिनोट या प्रदर्शित करते हैं? V से। अब इसको समझिएगा। सपोज हमारे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक आवेश Q है, ये यहां पे रखा हुआ है। अब ये जो चार्ज है इसके चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र होगा या फील्ड होगा जहां तक कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है अपने जैसे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज पे इफेक्ट डालेगा, प्रभाव डालेगा। तो चार्जेस की प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा? पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। लेकिन उसका भी एक क्षेत्र है, एरिया है, फील्ड है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस क्षेत्र तक ही दूसरे चार्जेस को क्या कर सकता है? प्रभावित कर सकता है। और हम कह रहे हैं यहां दूर किसी एक पॉइंट पे, इस पॉइंट को देखो, ये काफी दूर नहीं है लेकिन ये एक अनिश्चित जो है पॉइंट है, कहीं पे भी किसी पे भी हम लोग यहाँ पे कितनी भी दूरी पे एक पॉइंट डिस्कस कर लिए, और इसको मैं बोलूंगा ये पॉइंट जो है किस पे है? बोलो, ये है इन्फिनिटी पे, या फिर हम इसको कहेंगे ये पॉइंट कहां पे है? हिंदी में कहेंगे अनंत पर है। और अनंत पर यहां एक और पॉजिटिव चार्ज है +Q। अब मुझे क्या करना है? सपोज स्टूडेंट ये पॉजिटिव चार्ज के पास अगर मैं चाहूं तो इन्फिनिटी के एक पॉइंट से मैं इसके इस पॉजिटिव या धनावेश के इस क्षेत्र में किसी एक पॉइंट पे, सपोज मैंने कर लिया ये पॉइंट A है, अगर इस चार्ज को लाने की कोशिश करूं तो क्या होगा? दोनों में प्रतिकर्षण, रिपल्सन। लेकिन मेरे को उस प्रतिकर्षण या रिपल्सन के अगेंस्ट या उसके विपरीत यदि मुझे इस चार्ज को यहां लाना है तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा या कार्य करना पड़ेगा। तो किसी आवेश को एक पॉइंट से, जो कि पॉइंट किस पे है? अनंत पर है, इन्फिनिटी पर है, से उसको किसी एक पॉइंट पर लाने में जो कार्य किया जाता है या जो वर्क डन होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो थ्योरी में कैसे समझेंगे हम लोग इसको कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी जो V होता है ये होता है वर्क अपॉन चार्ज, यानी इसको हम क्या लिखेंगे? कार्य बटे इसको कहेंगे आवेश। सिंबल क्या क्या यूज करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए V, वर्क डन क्या होता है? वर्क डन हम W से शो करेंगे। और चार्ज, यहां कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आप किस चार्ज को मूव कर रहे हैं?
स्मॉल क्यू को कि कैपिटल क्यू को मूव कर रहे हैं या इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं, तो क्या होगा, इसको यहां पे लेके आऊंगा तो क्या होगा, दोनों के बीच में, दोनों पॉजिटिव है, रिपल्सन, और उस रिपल्सन के अगेंस्ट विपरीत मुझे वहां रखना है, तो एक वर्क करना पड़ेगा। ये वर्क W है और चार्ज जिसको आप मूव कर रहे हो यहां यूज करोगे Q, तो एक फॉर्मूला आया V इज इक्वल टू W बाई Q। अब यहां पे हम बात करते हैं SI मात्रक का, SI यूनिट का। तो SI मात्रक जो होगा, कार्य का SI मात्रक क्या है, 1 जूल, और यहां आवेश का क्या है, कूलम। 1 जूल पर कूलम को आप ऐसा लिख सकते हैं, 1 जूल कूलम का पावर 1 है तो कूलम -1, और जूल पर कूलम को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, वोल्ट कहते हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव में मैंने देखा है डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जरा डिफाइन 1 वोल्ट पढ़ लेते हैं। 1 वोल्ट किसको बोलते हो आप लोग, हिंदी मीडियम वाले कैसे बोलोगे इसको, यदि एक कूलम के चार्ज को, यदि एक कूलम के चार्ज को अनंत से, इंफिनिटी से अगर किसी बिंदु पर ले जाना है और उसमें किया गया कार्य जो है 1 जूल है, तो विद्युत विभव कितनी कहलाएगी, 1 वोल्ट कहलाएगी। इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलेंगे कि when 1 joule of work is done for bringing a charge, a positive charge from infinity to that point is called, electric potential is called 1 volt। तो ये आप डेफिनेशन को अच्छे से ध्यान में रखें, कई बार इसके बेसिस पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। अब ये बात करते हैं कि भाई जो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये कैसी क्वांटिटी है, कैसी राशि है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये कैसी राशि है, स्केलर, या फिर कैसी राशि है, ये है अदिश राशि है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, अब यहां पे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हिंदी मीडियम इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विभवांतर, विभवांतर। तो अगेन मैं एक आप लोगों को एक कंसेप्ट समझा रहा हूं, रिपीट। पॉजिटिव चार्ज है, इसका अपना, इसके चारों तरफ इसका क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक चार्ज यहां पे रखा है, यहां पे इंफिनिटी पे ये चार्ज है पॉजिटिव Q। यहां पे मुझे क्या करना है, इस चार्ज को पहले मैं एक पॉइंट पे लेके जा रहा हूं विच इज पॉइंट A, और अब इस A से B पे मुझे ले जाना है। तो क्या मैं कह रहा हूं, इलेक्ट्रिक, आप लोग पोटेंशियल पढ़ लिए थे, विभव समझिएगा, सॉरी विभवांतर समझिएगा। किसी एक पॉजिटिव चार्ज को किसी विद्युत क्षेत्र में या इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है उसको क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर। तो हम कहेंगे कि भाई आप जो है यहां पे विद्युत विभवांतर को कैसे लिखते हो, तो विद्युत विभवांतर है डेल्टा V, डेल्टा V इज इक्वल टू, यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल टू W बाई Q, वैसा ही रहेगा। डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क, W अपॉन चार्ज रहेगा प्लस Q। तो यहां पे अब चीजों को समझिएगा, ये वर्क कौन सा है, ये वर्क है किसी पॉजिटिव चार्ज को किसी फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में, विद्युत क्षेत्र में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया कुल कार्य। यहां W है, ये चार्ज जिसको हम मूव कर रहे हैं कैपिटल Q, और डेल्टा V है विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके SI यूनिट भी डिस्कस कर लें, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, सेम यहां पे विद्युत विभवांतर का भी जो यूनिट है स्टूडेंट वो सेम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जैसे। फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ओके। तो इसका SI यूनिट क्या होगा, आप पहले से जानते हैं, वर्क डन का यूनिट क्या है, 1 जूल, चार्ज का क्या है, कूलम, ये 1 वोल्ट ही तो होता है स्टूडेंट। तो विद्युत विभवांतर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव, दोनों का यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा। अच्छा स्टूडेंट, ये जो विभवांतर है क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं
किसी परिपथ में या सर्किट में, अब ये एक नया टर्म आ गया कि सर सर्किट क्या होता है, कोई भी ऐसा क्लोज्ड पाथ यानी बंद परिपथ जहां से होके विद्युत धारा प्रवाहित होती है या फ्लो करती है, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट। तो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में स्टूडेंट अगर पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर नहीं है तो करंट कभी फ्लो नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट, एक एग्जांपल समझिएगा भाई। यहां जो है एक वेसल या बर्तन है, इसमें कोई लिक्विड सॉल्यूशन रखा है, इसका टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस और ये जो है ये एनवायरनमेंट है, ये सराउंडिंग है। ओके, सराउंडिंग का टेम्परेचर है यहाँ 28 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, इस लिक्विड से हीट कहाँ की तरफ, सराउंडिंग की तरफ फ्लो करेगा। और जानते हो ये कब तक फ्लो करेगा, जब तक, अभी टेम्परेचर डिफरेंस है इसलिए हीट फ्लो कर रहा है, अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहेगा तो क्या हीट फ्लो करेगा, नहीं। और यहां फ्लो भी कर रहा है तो कब तक, जब तक इस लिक्विड का टेम्परेचर इस सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए। वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बिना इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा फ्लो नहीं कर सकती। तो हम समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सोर्स। तो यहां पे स्टूडेंट ध्यान देना, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हिंदी में वाले क्या कहेंगे, विभवांतर, विभवांतर के स्रोत। क्या क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान दो यहां पे, विभवांतर का स्रोत होता है ये सेल, पॉजिटिव नेगेटिव ये सेल होता है, और ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बहुत सारे अगर सेल को हम ज्वाइन कर दें, सपोज ये पॉजिटिव नेगेटिव, अगर हमने क्या किया, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो सेल के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, बैटरी बनता है स्टूडेंट, बैटरी। और मैं आपको समझाऊं, सपोज इस सेल का मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस है 9 वोल्ट और यहां पे है 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट। तो इस बैटरी का टोटल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ऐड करके 2 + 2 + 2 + 2, टोटल बैटरी का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 8 वोल्ट। और बिना पोटेंशियल डिफरेंस के यहां इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो नहीं कर सकता। ओके स्टूडेंट, तो अब डिस्कस करेंगे हम वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, जैसे एमीटर डिवाइस होता है ना इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का, वैसे ही वोल्ट मीटर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर को मेजर करने का। तो इसके लिए मैं एक सर्किट ड्रॉ करता हूं स्टूडेंट, ये अगेन एक बल्ब है। अब इसके साथ वोल्ट मीटर जानते हो कैसा कनेक्टेड रहेगा, पैरेलल। दिस इज वोल्ट मीटर, पॉजिटिव नेगेटिव ये। अब यहाँ पे सोर्स में हमने क्या ले लिया, एक सेल ले लिया, यहां से करंट I पास हुआ। ओके, यहां से दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल है। सबसे पहले वोल्ट मीटर का फंक्शन बताइए क्या है। वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर को मेजर करता है, और ये हमेशा कहां कनेक्टेड रहेगा, ये पैरेलल में कनेक्टेड रहेगा, जिसको हम बोलते हैं समांतर क्रम में। किसमें स्टूडेंट, समांतर क्रम में। और दूसरा है इसका रेजिस्टेंस जो होता है स्टूडेंट, इसका रेजिस्टेंस होता है हाई रेजिस्टेंस का होता है, यानी इसका प्रतिरोध जो होगा, प्रतिरोध वो होगा उच्च। तो आप ये प्रॉपर्टी ध्यान से समझ लीजिए और आगे हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। जैसे इसमें कैसा क्वेश्चन आएगा, एक कंडक्टर रहेगा, सपोज एक कंडक्टर है, इसमें से चार्ज फ्लो कर रहा है, या हमें चार्ज कैलकुलेट करना है। इनमें पोटेंशियल कितना है, मान लो पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ 320 वोल्ट है और यहाँ है 220 वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। कैलकुलेट द वर्क डन, कार्य की गणना कीजिए। सपोज इसको मैंने बोला V1, इसको बोला V2, ये इस स्थान का विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये इस स्थान का विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, या चार्ज हमें पता है, चार्ज कितना है, 100 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है। कैलकुलेट द वर्क डन, वर्क डन कैलकुलेट करते क्या फॉर्मूला है,
चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस या ये जो है विभवांतर इज इक्वल टू W अपॉन Q। चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है स्टूडेंट, आप लिख सकते हैं इसको V1 माइनस V2 इज इक्वल टू W अपॉन Q। V1 कितना है 320 माइनस 220 इज इक्वल टू W इंटू Q की वैल्यू है 100। यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट 100 और ये मल्टीप्लाई में 100 इंटू 100 इज इक्वल टू W। तो W आ रहा है 10,000 जूल, क्योंकि वर्क का जो यूनिट होता है ना स्टूडेंट वो होता है जूल। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या कुछ सिंबल्स देख लेते हैं। सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, विद्युत घटकों के संकेत, बड़ा बेसिक चीज है। देखो ओपन की जो रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं खुला कुंजी, उसका सिंबल है दिस इज क्लोज्ड की। लैंप, एमीटर आपने पहले पढ़ा हुआ है, वोल्ट मीटर ये नई चीज है, गैल्वेनोमीटर, सेल, बैटरी, ये फिक्स रेजिस्टर है, प्रतिरोध, अपरिवर्तीय प्रतिरोध, एंड दिस इज वेरिएबल रेजिस्टर, परिवर्तीय प्रतिरोध। ये जो यहाँ पे डिस्कस करने वाली बात है गैल्वेनोमीटर, क्या काम करता है गैल्वेनोमीटर, किसी विद्युत परिपथ में या इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये जो गैल्वेनोमीटर है ना क्या करेगा मालूम है, ये स्मॉल करंट, ये बड़ा सेंसिटिव होता है, संवेदनशील, थोड़ा सा भी अगर उसमें करंट फ्लो किया तो ये उसको डिटेक्ट कर लेता है, बस इसका काम इतना ही है। तो मेजर करने का काम या मापने का काम, विद्युत धारा को मापने का काम किसका है, एमीटर का, और उसको डिटेक्ट करने के काम कौन आता है, गैल्वेनोमीटर। अब ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम लोग थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट होता क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होता है विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ जहां से विद्युत धारा बहती है वो रास्ता। अब क्या होगा, सपोज हमने एक कंडक्टर लिया या लैंप लिया, बोलो यहाँ पे वोल्ट मीटर यहाँ कनेक्टेड रहेगा, वोल्ट मीटर किस में कनेक्टेड रहता है, पैरेलल में। यहाँ कौन कनेक्टेड रहेगा, एमीटर, ये प्लस ये माइनस, ये सोर्स है, सेल से कनेक्ट कर दिया मैं। अब यहाँ पे बात समझना, यहाँ की आप रख सकते हैं, की जो है हमने अगर ओपन किया है, अगर की ओपन है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा, कि अगर क्लोज है तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे फ्लो करेगा। तो ये बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट है इसको आप लोग को मालूम होना चाहिए कि देखिए करंट कैसे फ्लो हो रहा है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो कर रहा है। यहाँ पे एमीटर में एंटर किया क्योंकि एमीटर सीरीज में है एंड वोल्ट मीटर यहाँ पे पैरेलल में है, दिस इज इलेक्ट्रिक बल्ब। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ओम्स लॉ, ओम का नियम। तो ओम्स लॉ में क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने क्या किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन या संबंध को बताया गया। तो क्या कहा गया कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, हिंदी मीडियम वाले इसको समानुपाती बोलते हैं ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी हिंदी मीडियम वाले क्या कह सकते हैं कि जो विभवांतर होता है वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, आपने पढ़ा भी है कि जब कभी समानुपाती का ये जो चिन्ह है हटाएंगे तो बराबर और एक कांस्टेंट लगता है, एक नियतांक लगता है। इस कांस्टेंट को हमने बोला R, और यहाँ पे ये जो R है ना स्टूडेंट, ये ही रेजिस्टेंस है, ये R ही रेजिस्टेंस है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध। तो इस तरह से यहाँ पे एक रिलेशन आ गया ओम्स लॉ का, V इज इक्वल टू IR, और इसमें कहा यह गया, साइंटिस्ट ने यह भी बताया कि अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं किसका, किसी एक चालक के लिए अलग अलग विद्युत विभव का मान और उसके करस्पॉन्डिंग यानी उसके समकक्ष जो विद्युत धारा है ना उसका भी वैल्यू अगर लें और ग्राफ प्लॉट करें। मैं एक आपको कंसेप्ट समझा देता हूं, ये विद्युत धारा है और यह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसकी वैल्यू लेते हैं 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, इसके करस्पॉन्डिंग आएगा 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, सपोज 12 वोल्ट।
और अगर इन अलग अलग वैल्यूज को हमने क्या किया है यहाँ पे कि एक्स एक्सिस में हमने करंट को शो किया है और वाई एक्सिस में पोटेंशियल को, और इन सभी पॉइंट्स को अगर मैं प्लॉट करूं तो ओम्स लॉ में ये जो ग्राफ बनता है ये कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन, यानी एक स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, सीधी रेखा बनती है। और ये स्ट्रेट लाइन या क्यों बन रहा है, क्योंकि जिस कंडक्टर को हमने लिया है ना वो ओम के नियम को, ओम्स लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ऐसा कंडक्टर जो ओम के नियम को फॉलो करता है उसको हम लोग बोलते हैं ओमिक कंडक्टर, ठीक है, और जो फॉलो नहीं करता उसको अनओमिक कंडक्टर बोलते हैं। अब यहां पे कोई कहेगा कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, कैलकुलेट आर, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करिए। तो यहां समझने वाली बात यह है कि ये जो लाइन का एक्स एक्सिस से ये जो एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, ये बनेगा, इसको कहते हैं हम लोग सपोज कोई भी आप इसको बोल दिए थीटा, थीटा, और ये जो इसका स्लोप निकालेंगे ना तो स्लोप क्या होता है स्टूडेंट मालूम है, टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सपोज हमने दो पॉइंट्स ले लिया कोई भी, इन दो पॉइंट्स में ये जो वर्टिकल है ये है डेल्टा वी, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, और ये जो है ये आई है। तो जो स्लोप आएगा टेन थीटा ये आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब हम कह सकते हैं यही जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस होता है, और परपेंडिकुलर ये आ जाएगा डेल्टा वी अपॉन बेस में कौन है, करंट। तो ये फॉर्मूला आया R इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन आई। अब कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा वी, आप कोई भी पोटेंशियल की वैल्यू ले लीजिए, सपोज आपने 9 वोल्ट लिया तो 9 वोल्ट और 6 वोल्ट को आप वहां पे डिफरेंस कैलकुलेट करिए, 9 माइनस 6, और उसके करस्पॉन्डिंग करंट कौन सा है, यहां है 3 और इसके करस्पॉन्डिंग क्या है 2। जब सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट तो यहां मिल रहा है 3/1, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो मिली आपको ये मिली 3, और रेजिस्टेंस का जो सिंबल है ये जिसमें ऐसा यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं ओम, और इसको शो किससे करते हैं स्टूडेंट, ये जो सिंबल है ओम का सिंबल है। यहाँ पे हमें एसआई यूनिट भी देखना है, तो एसआई यूनिट जो होगा रेजिस्टेंस का, फॉर्मूले से देखिएगा, फॉर्मूले में यहाँ से क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। वी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसका क्या होता है एसआई यूनिट वोल्ट, करंट का होता है एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर को हम बोलते हैं 1 ओम, और ये उसका क्या है सिंबल है। इस रेजिस्टेंस का क्या प्रॉपर्टी है स्टूडेंट मालूम, ये रेजिस्टेंस क्या करता है कि किसी भी कंडक्टर में चार्ज फ्लो को अपोज करता है, यानी आवेश के प्रवाह को का विरोध करता है, या फिर विद्युत धारा का विरोध करता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन समझते हैं न्यूमेरिकल टाइप का। जैसे हमने बोला एक हमारे पास रिलेशन है अब V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब यहां क्वेश्चन की वैल्यू समझिएगा, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम सेम रखें, रेजिस्टेंस को डबल कर दें तो करंट पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो करंट पे क्या फर्क पड़ेगा, हमने पोटेंशियल को क्या लिखा, फर्स्ट कंडीशन में पोटेंशियल को क्या लिखा सेम, करंट की वैल्यू फर्स्ट कंडीशन में हमने I1 सपोज किया, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या सपोज कर लिया R1। अब क्या कर सकते हैं, सेकेंड केस में भी पोटेंशियल को हमने सेम रखा है, करंट क्या हो गया यहां पे चेंज होके I2, और रेजिस्टेंस क्या हो गया पहले से क्या हो गया डबल सपोज कर लेते हैं, डबल हो गया, तो यहां लिखेंगे 2R1। अब यहां क्या फर्क पड़ रहा है स्टूडेंट, हमने क्या करना है, दोनों ही पोटेंशियल तो सेम है ना, तो हम यहां पे इक्वेट करेंगे, बराबर कर लेते हैं इनको। तो I1 R1 इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा I2 2R1, R1 से R1 क्या हो गया कैंसिल, तो जो न्यू करंट आया ये मल्टीप्लाई में यहां के डिवाइड, वो हाफ हो गया जो ओरिजिनल या पुराना करंट था। तो आपने क्या किया अगर पोटेंशियल को सेम रखा,
रेजिस्टेंस डबल हो गया तो करंट क्या हो गया, हाफ हो गया। तो ये एक न्यूमेरिकल आपको बनता है, तो इस तरह के आप प्रैक्टिस करेंगे और एक सेपरेट वीडियो में हम ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। नाउ सी स्टूडेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ते हैं कि ये जो अभी रेजिस्टेंस पढ़ा इसका सिंबल क्या है, ये है रेजिस्टेंस का सिंबल, ठीक है। और इसका एसआई यूनिट हमने क्या पढ़ा हुआ है अभी, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है, ओम। ओके, तो सिंबल है इसका ये ओम, इस तरह से लिखते हो आप लोग। अब इनको अगर कंबाइन कर दें, अच्छा पता है हर मटेरियल का, हर कंडक्टर का या सेमीकंडक्टर का या इंसुलेटर का अपना रेजिस्टेंस होता है, सभी का। तो अगर मान लो हम रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन या संयोजन सीखें, तो पहला रेजिस्टेंस को मैं कैसे जोड़ सकता हूं, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन या मैं कह सकता हूं उसको श्रेणी संयोजन, सीरीज या श्रेणी संयोजन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल के लिए भी। अब आप समझे, यहां पे ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस हैं, 3 रेजिस्टेंस है, इनको मैं कंबाइन कर देता हूं स्टूडेंट। ओके, तो कंबाइन किया मैंने, दिस इज R1 R2 R3, रेजिस्टेंस R1 R2 R3। रेजिस्टेंस को आप लोग क्या बोलते हो, प्रतिरोध, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है प्रतिरोध का, ये चार्ज फ्लो या आवेश के प्रवाह को विरोध करता है, अपोज करता है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि रोड और साइकिल के टायर में फ्रिक्शन होता है जो मोशन या गति को अपोज करता है, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज के फ्लो को कौन अपोज करेगा, प्रतिरोध। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, एमीटर कनेक्ट करूंगा, वोल्ट मीटर, वो तो ऑप्शनल है। मैंने डायरेक्टली यहां पे क्या किया, सपोज चलो एमीटर अटैच कर देते हैं, यहां से पॉजिटिव नेगेटिव, ये सोर्स है, प्लस माइनस, पोटेंशियल यहां का क्या है, V। पोटेंशियल के बिना तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो यहां पोटेंशियल V है। अब एक काम करते हैं, जैसे ही ये करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ, करंट का पाथ इंपॉर्टेंट है। करंट का पाथ देखो स्टूडेंट, यहां से I करंट फ्लो किया R1 में भी, R2 में भी, R3 में भी सेम करंट आ गया। सीरीज यही होता है स्टूडेंट, जब कभी विद्युत धारा तीनों ही रजिस्टर में से सेम विद्युत धारा जा रही है, या उसको देखिए करंट को क्या अलग पाथ मिला, अलग रास्ता मिला, नहीं, सेम पाथ, और I करंट ही R1 R2 और R3 में जा रहा है। ऐसे कॉम्बिनेशन को या संयोजन को क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन यहां बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, एक कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। करंट तो सेम हो गया, लेकिन इन सभी का पोटेंशियल जो है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव अलग अलग होगा। R1 के करस्पॉन्डिंग V1, R2 के करस्पॉन्डिंग V2, R3 के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, V3। तीनों का पोटेंशियल अलग है। और यहां पे मैं आपको डेराइव कराने वाला नहीं हूं, सिर्फ आपको याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सभी रजिस्टर्स में से सेम, समान करंट या समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और विद्युत विभव अलग अलग होता है। और इस पूरे सर्किट या परिपथ का अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं, इक्विवेलेंट हिंदी में कहेंगे इसको समतुल्य प्रतिरोध निकालूं, तो क्या आता है, यहां आता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R इक्विवेलेंट या समतुल्य आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको हमेशा याद रखें, न्यूमेरिकल के लिए भी याद रखेंगे। अब मान लीजिए स्टूडेंट, अगर ये सेम R1 R2 R3 सभी एक ही जैसे रेजिस्टर हो, जिनका रेजिस्टेंस R हो, तो क्या होगा, यहां पुट करेंगे R प्लस R प्लस R, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3R। तो यहां से एक कंक्लूजन, अगर 3 सेम रेजिस्टेंस है तो 3R, 4 सेम रहेंगे तो 4R, 5 सेम रहेंगे तो 5R, 100 सेम रेजिस्टेंस सीरीज में तो 100R। और ऐसे मान लीजिए माना ऐसे n रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हैं,
तो क्या आएगा आर इक्विवेलेंट, तो ये आएगा एन आर। ओके, तो ये याद रखेंगे आप, ये एक रिजल्ट है। अब हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके स्टूडेंट, तो सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर संयोजन। समांतर संयोजन। ओके, अब इसकी कनेक्टिविटी ध्यान से देखिएगा। एक रेजिस्टेंस है, इसके पैरेलल दूसरा, इसके पैरेलल तीसरा, ये सारे एक पॉइंट पे यहां कनेक्ट हो गए। ध्यान दीजिए यहाँ पे एमीटर आप ऐड कर लीजिए। ओके, ये आप सोर्स, आपने पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ये सोर्स दिया, रेजिस्टर R1, रेजिस्टर R2, रेजिस्टर R3। अब यहां क्या है, सपोज इसका पोटेंशियल V है। अब यहां करंट पास होना स्टार्ट हुआ, तो यहां से I करंट पहले निकला और यहां पहुंचते पहुंचते इसके पास 3 पाथ हो गए। तो एक करंट यहां गया I1, I2, कुछ अमाउंट में करंट यहां गया I3। तो क्या हो रहा है, सभी रेजिस्टर्स में यहां डिफरेंट करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन तीनों ही रेजिस्टर का पोटेंशियल सेम है। तीनों का पोटेंशियल यहां जितना रहेगा, यहां V है, तो यहां भी पोटेंशियल सेम रहेगा स्टूडेंट। और इस केस में R इक्विवेलेंट या R समतुल्य कैसा आता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, अगर मान लीजिए कि सारे ही R1, R2, R3 अगर सेम हो R के, तो क्या होगा स्टूडेंट, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, इसको लिखेंगे 3/R। और जब आपको R इक्विवेलेंट निकालोगे, रेसिप्रोकल ले लो स्टूडेंट, तो क्या आएगा R/3। ठीक है, R इक्विवेलेंट सीरीज का क्या है स्टूडेंट, जनरल R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और ऐसे जितने रेजिस्टर रहेंगे आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं Rn तक। नेक्स्ट है 1/R इक्विवेलेंट, ये दोनों में फर्क है स्टूडेंट, ये है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस, ऐसे अगर n रेजिस्टर हैं तो अपन लिख सकते हैं 1/Rn। तो ये जो दोनों ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये किसका है, ये है सीरीज का, और ये किसका है, ये है पैरेलल का। कई बार मैंने एग्जाम में देखा हुआ है कि पैरेलल के बेसिस पे क्वेश्चन आता है कि अगर दो रेजिस्टेंस है, आप इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दो, R1, R2, और इनका फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अगेन वही फॉर्मूला सेम, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, एलसीएम लिया यहाँ पे लघुत्तम R1 R2, यहाँ इंटू हो जाएगा R2 R1, इसको क्या लिख सकते हैं R1 प्लस R2। रेसिप्रोकल लोगे तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा, ये आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये है केवल दो रेजिस्टर के लिए। अब इसके जगह अगर वैल्यू दे दिया कि इफ R1 इज इक्वल टू 5 ओम एंड R2 इज इक्वल टू 10 ओम, तो डायरेक्टली आप इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए और यहाँ पे पैरेलल के लिए R इक्विवेलेंट यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। अब इन दोनों चीजों में मैं आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाता हूं। हमने क्या पढ़ा, सीरीज में करंट की वैल्यू सेम होगी, पोटेंशियल अलग अलग। पैरेलल में क्या होगा, अच्छा हिंदी मीडियम वाले जो है, हमने हिंदी में भी बोला हुआ है, तो आप चीज़ों को नोट्स बनाते जाइए। सारे स्टूडेंट्स आप नोट्स करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बाकी पीडीएफ मटेरियल वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे हम। नेक्स्ट है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल की वैल्यू सेम है बट करंट डिफरेंट। अच्छा आप देखेंगे तो सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस निकल रहा है वो मैक्सिमम निकल रहा है, मैक्सिमम।
और जो पैरेलल में रेजिस्टेंस आता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम आता है। तो अगर मान लीजिए आपको यहां पे एक क्वेश्चन देके रखा है कि दो रेजिस्टर है, या सपोज सेम क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, अगर मैं इनको, ये आर इक्विवेलेंट किसका था, पैरेलल का, और यहां पे आर इक्विवेलेंट हमने सीरीज में अगर कैलकुलेट किया तो क्या आने वाला है, सीरीज में डायरेक्टली ऐड हो जाएगा R1 प्लस R2, यहां पे आ जाएगा 5 प्लस 10 विच इज 15 ओम। ओके स्टूडेंट, तो यहां हमेशा आप देखेंगे कि R इक्विवेलेंट सीरीज हमेशा ग्रेटर होगा R इक्विवेलेंट पैरेलल से, ये ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। एक और है आपको पता है घर पे जो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं या जो वायरिंग होती है, हाउस होल्ड वायरिंग, वो हमेशा पैरेलल में किया जाता है, उसका अपना एक एडवांटेज है। मैं आपको समझाता हूं कि अगर हमने यहाँ पे रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया है तो क्या एडवांटेज है स्टूडेंट, यहां से करंट क्या जा रहा है I1, यहां से I2, यहां से I3, R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, R3 रेजिस्टेंस, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। हम बात कर रहे हैं हाउस होल्ड सर्किट में जो कनेक्टिविटी होती है वो किस में होती है, पैरेलल में। ध्यान देना, सपोज ये रेजिस्टेंस किसका है, फैन का, पंखे का, ओके, ये रेजिस्टेंस किसका है, गीजर का, ये रेजिस्टेंस किसका है, बल्ब का। अगर एडवांटेज है, बेटर कौन सा है कनेक्टिविटी, पैरेलल। और यहां पे एडवांटेज क्या है, सपोज फैन का सर्किट या फैन का रेजिस्टर फेल हो गया, एक रेजिस्टर फेल हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया, तो बाकी जो दोनों रेजिस्टर है अभी भी वर्किंग में होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे जो स्ट्रीट लाइट होता है या हाईवे पे जो लाइट्स होती है ना, उसका भी जो कनेक्टिविटी या जो हम वायरिंग करते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही लगा होता है। और यहां पे डिसएडवांटेज क्या है सीरीज का, सीरीज एक के बाद एक कनेक्टेड रहता है, तो क्या होता है स्टूडेंट, अगर इसमें से तो सेम करंट फ्लो हो रहा है, अगर एक सर्किट फेल हो गया, एक रेजिस्टर फेल हो गया, पाथ जो है डिसकंटिन्यू हो गया, यानी जो परिपथ है वो टूट गया, तो यहां पे बाकी के सर्किट्स भी काम नहीं करेंगे। तो कंक्लूजन क्या था, स्टोरी क्या था हमेशा याद रखना कि सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम होता है, हमने यहां देखा भी है। पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होगा वो मिनिमम होगा। और हमेशा घरों पे कौन से हम प्रिफर करते हैं, कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसमें अगर एक सर्किट फेल हुआ, एक रेजिस्टर फेल हुआ, बाकी के रेजिस्टर या प्रतिरोध या बाकी के डिवाइस या उपकरण चालू रहते हैं या अपना काम करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, हम सारे न्यूमेरिकल्स स्टडी करेंगे। एक वीडियो और आने वाला है, कल आएगी केमिस्ट्री की एक वीडियो, और उसके बाद हम फिजिक्स के जितना भी टॉपिक अभी तक कवर हुआ है पूरे न्यूमेरिकल्स के वीडियो आएंगे। उस वीडियो में सिर्फ ऑप्शनल क्वेश्चन ही कराए जाएंगे। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। इससे भी पहले मैं एक कंसेप्ट सिखाता हूं। ये जो आप लोग कहते हैं ना कि मान लीजिए दो क्वांटिटी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, तो क्या होता है इसमें, समानुपाती का मतलब क्या है, एक क्वांटिटी या एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक राशि कम हो रही है तो साथ साथ दूसरी भी कम होगी। ये होता है समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, 1/b, और यहां एक क्वांटिटी के अपोजिट दूसरी क्वांटिटी, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम होगा, एक डिक्रीज हो रहा है तो एक क्वांटिटी बढ़ेगा। तो ये दोनों ही चीजें, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको क्या बोलते हैं आप लोग, व्युत्क्रमानुपाती। ओके, तो यहां पे प्रतिरोध भी कुछ कारकों पर डिपेंड करता है, कुछ फैक्टर्स पे। नंबर 1 जो फैक्टर है वो है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्या होगा इसका मतलब कि लंबाई सपोज किसी तार की, ये वायर है, अच्छा पता है इस पूरे चैप्टर में जो वायर या तार पढ़ेंगे उसको हम लोग सपोज करेंगे सिलेंडर है ये, या फिर सिलेंडर को आप लोग क्या कहते हैं, बेलन है ये, ठीक है। तो यहां पे अगर मान लीजिए लंबाई इस तार की मैं बढ़ाऊं तो प्रतिरोध भी क्या होगा,
बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर समानुपाती का। दूसरा क्वांटिटी जो है, जो रेजिस्टेंस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी एरिया के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इन दोनों को जो कंबाइन करोगे ना तो आपको मिलेगा R प्रोपोर्शनल टू L बाई A। अब आपको पता है प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा, एक कांस्टेंट आया रो, ठीक है। अच्छा, इसको क्या पढ़ते हैं? RHO रो, तो रो L बाई A। अब ये रो क्या है? तो रो को हम कहते हैं यहां पे रेजिस्टिविटी। रो है रेजिस्टिविटी, या फिर इसको बोलेंगे प्रतिरोधकता, ठीक है, या इसका एक और नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। विशिष्ट या विशिष्ट प्रतिरोध भी इसका एक नाम है। अब ये जो रो है इसका यूनिट देखते हैं। तो यूनिट देखने के लिए आप क्या करेंगे? ए को ट्रांसफर, एल को ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा फॉर्मूले में? रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। तो रो इज इक्वल टू, अब लिखते हैं रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? 1 ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लंबाई या लेंथ का क्या होता है? मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या आया? ओम मीटर, ठीक है, रेजिस्टिविटी। अब इसको समझिएगा स्टूडेंट, रेजिस्टिविटी होता क्या है? तो रेजिस्टिविटी क्या है? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, अगेन मेरी बात समझिएगा, जो कि चार्ज को अपोज करेगा। लेकिन क्या होता है ना, ये प्लास्टिक है, ये कॉपर है, ये एल्यूमिनियम है, सबकी रेजिस्टिविटी अलग अलग, और ये रेजिस्टिविटी, ये जो रेजिस्टिविटी है ये है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, यानी ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल की क्वालिटी पे, यानी जो मटेरियल है, जो पदार्थ की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा ये, ठीक है। तो ये जो रो का यूनिट याद रखिएगा, आप क्या याद रखेंगे? ओम मीटर। एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, विच इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है ना, इसको हम कहते हैं विशिष्ट चालकता। ये क्या होता है विशिष्ट चालकता? ये होता है रो का रेसिप्रोकल, ठीक है, रो का रेसिप्रोकल होता है। अब क्या करेंगे? विशिष्ट चालकता का भी यूनिट देख लेते हैं। तो यहां पे रो यानी कि विशिष्ट यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो क्या है? यहां पे है ओम मीटर। तो इसका क्या आएगा? यहां आएगा, आप लिख सकते हैं ओम, ऊपर जाएगा तो -1, मीटर -1। तो याद रखिएगा कि स्पेसिफिक या विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा? ओम, या 1/ओम मीटर, या ओम -1 मीटर -1, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। स्टूडेंट एक न्यूमेरिकल करते हैं हम। यहाँ पे सपोज क्वेश्चन आता है कि अच्छा, हमने अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा था? R इज इक्वल टू रो L बाई A, ओके ना। अब यहाँ से मैं कहता हूँ कि सपोज एक वायर है, एक कंडक्टर है, ओके। तो ये जो कंडक्टर वायर है ना, अगर मैं इसका लेंथ को डबल कर दूं, क्या करना है हमको? अगर इसका जो लंबाई है उसको दोगुना कर दूं तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा? इसके लिए एक डेरिवेशन है, हमको नहीं करना है इतना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे R न्यू, नया जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा n स्क्वायर इंटू ओल्ड रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर आपको वायर का रेजिस्टेंस डबल, आई मीन लेंथ को डबल करना है, लंबाई को दोगुना करना है, तो n के जगह 2 पुट कर दीजिए, 2 स्क्वायर इंटू R, तो यहां आ जाएगा 4 टाइम्स। तो रेजिस्टेंस नया जो मिल रहा है वो क्या मिलेगा आपको? पुराने रेजिस्टेंस का 4 गुना मिल जाएगा। ऐसे ही अगर क्वेश्चन आता है कि वायर का लेंथ ट्रिपल कर दें तो, 3 गुना कर दें तो यहां पे n की जगह आपको क्या रखना है? 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 इंटू R, 9 टाइम्स हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा नया रेजिस्टेंस। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, कई बार कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन इस तरह से डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं। सपोज एक रेजिस्टर है, या रजिस्टर का रेजिस्टेंस है 2 ओम, यहाँ है 4 ओम,
ये कंबाइन है, आपको दिख भी रहा होगा ये, क्योंकि ये बड़ा बेसिक प्रॉब्लम है। ये पैरेलल में दिख रहा है, यहाँ इसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में एक और रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हमने सोर्स दे दिया, सोर्स जो है इसका पोटेंशियल सपोज V है। अब यहाँ पे बोलेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। स्टूडेंट सबसे पहले तो ये पैरेलल में है ना, तो आप उसको सॉल्व कर लो। इसको आपने कहा R1 R2 R3। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर रहे हैं पहले इन दोनों के लिए जो पैरेलल में है, तो क्या आ जाएगा, यहां लिख सकते हैं 1 बाई, मैंने बोल दिया इनका जो इक्विवेलेंट है सिर्फ इन दोनों का वो है R डैश, ये होता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। यहां लिख सकते हैं 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4, एलसीएम लिया आपने, यहां आ जाएगा 4, 2 प्लस 1 3 बाई 4, ये आ जाएगा R इक्विवेलेंट या R डैश सिर्फ इन दोनों का। यहां से R डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, तो R डैश आ रहा है रेसिप्रोकल लेने पे 4/3 ओम, 4/3 ओम। अब इस पूरे परिपथ का या सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, R इक्विवेलेंट इन दोनों से जो आया वो आया R डैश, वो सीरीज में है इसके साथ, तो यहां पे आ जाएगा R3। R डैश है 4/3 प्लस 6, एलसीएम आपने लिया यहाँ पे 3, 4 प्लस 18 22/3, ये है 1 बाई R इक्विवेलेंट, सॉरी यहाँ तो सीरीज में है तो ये है R इक्विवेलेंट। आप डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन और बनता है जिसमें जो सर्किट है ट्रायंगुलर फॉर्म में है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक है ट्रायंगुलर फॉर्म में सपोज एक सर्किट को मैंने बना लिया जिसमें सभी में इक्वल रेजिस्टेंस की वैल्यू है। ये है टर्मिनल या किनारा A B C, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओम 2 ओम 2 ओम। क्वेश्चन है कैलकुलेट R इक्विवेलेंट या समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए अलोंग टर्मिनल BC। ओके स्टूडेंट, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 बाई, अच्छा हाँ, सबसे पहले BC के अलोंग कैलकुलेट करना है, तो आपने क्या करना, एक वायर सपोज यहां से एक्सटेंड कर दीजिए BC से, और आप क्या करेंगे, यहां तो ये चेक करना है कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है। तो आप क्या करेंगे, यहां से एक करंट पास करा है I करंट, यहां 2 पाथ मिला, यहां से सपोज चले गया I1 और यहां से जा रहा है I2। अब ये I1 के लिए पाथ क्या है, यहां तक गया, वापस यहां पे I1 एंटर कर लिया इस रजिस्टर में, और ये I2 और ये I1 इस पॉइंट पे मिले और करंट I जो है वो बाहर निकल गया। तो यहां पे आप देख रहे हैं ना। अच्छा, ये किसी को डाउट है क्या, सपोज यहां से I गया, यहां से भी I1 जा सकता है और यहां से ये I2, तो क्या हो रहा है, इन दोनों ही रजिस्टर में सेम करंट फ्लो कर रहा है, और जहां करंट सेम फ्लो करता है जिस भी रजिस्टर से, वो हमेशा किस में होते हैं, सीरीज में। तो ये 2 रजिस्टर सीरीज में है, उसके साथ ये रजिस्टर पैरेलल में है, तो सीरीज का रेजिस्टेंस, अच्छा इसके इक्विवेलेंट एक सर्किट बनाए, तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, 2 पैरेलल रजिस्टर आएंगे, आप ध्यान से समझेंगे इसको। यहां पे इन दोनों को सीरीज में डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हैं, रेजिस्टेंस आएगा 4 ओम और यहां का रेजिस्टेंस आ रहा है 2 ओम। अब इसका आपको अगर R इक्विवेलेंट निकालना है तो ये होगा पैरेलल में लिखते हैं 1/4 प्लस 1/2, 1 बाई R इक्विवेलेंट LCM 4, 1 प्लस 2, 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/4, रेसिप्रोकल करेंगे तो R आ जाएगा 4/3। आप डिवाइड भी कर सकते हैं, 1 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। तो ये तो बेसिक न्यूमेरिकल्स है। अब आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, इन जितने भी हमने टॉपिक डिस्कस किए इलेक्ट्रिसिटी के,
सभी के न्यूमेरिकल, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, सारी चीजें करेंगे। और इस लेक्चर को भी अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ें तो काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे, समझ में आएंगे। तो फिजिक्स का यही तरीका है, आप थ्योरी को बहुत बेहतर ढंग से समझें, न्यूमेरिकल उसके बाद डिस्कस करना चाहिए। कल हमारा एक केमिस्ट्री का एक लेक्चर आ रहा है, तो आप उसके लिए जो है रेडी रहिए। तब तक ये दोनों लेक्चर ठीक से देख लीजिए और आपके जो सजेशन है आप इस वीडियो को देखिए, जो आपके पॉजिटिव सजेशन है या जिस भी तरह का आप क्या और बदलाव चाहते हैं आप बताएं मुझे। थैंक यू सो मच।